मनी व्यू फ्रॉम द टॉप के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही वेटरन फंड मैनेजर हैं जो ना केवल इस देश में लेकिन विदेश में भी इक्विटीज को मैनेज कर चुके हैं अपने 25 साल से ज्यादा करियर में। त्रिदीप भट्टाचार्य जो CIO हैं इक्विटीज के एडलवाइस म्यूचुअल फंड के, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ने अपना कीमती समय निकाला। डेली हंट के जो दर्शक हैं जो इस सीरीज को देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे निवेश करें, किस तरह से हम वेल्थ और अपने जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। और आप पिछले 25 साल से ज्यादा से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, इंटरव्यूज के जरिए। आपने विदेश में भी ग्लोबल मार्केट्स को भी हैंडल किया है। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि जब आपने अपना करियर शुरू किया था या जब मैंने किया था तो हम देखते थे, और मैं तब प्रिंट जर्नलिस्ट था, तब टीवी नहीं थी, टीवी चैनल्स नहीं थे, ब्लॉग्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं थी, लेकिन अगर 100 पॉइंट भी मार्केट गिरती थी तो हम ही जर्नलिस्ट लिखते थे मार्केट क्रैश हो गई। और आज वही जो निवेशक हैं 1000 पॉइंट ऊपर नीचे आम बात हो गई है, 700-800 पॉइंट। लेकिन हालांकि परसेंटेज टर्म में वो 100 पॉइंट वही है जो आज का 1000 पॉइंट है, क्योंकि सेंसेक्स बढ़ गया है। लेकिन लोग डर जाते हैं। लोग देखते हैं कि इस तरह की वॉलेटिलिटी है, 4-5 दिन मार्केट बढ़ता है फिर 4-5 दिन घटता है। क्योंकि बहुत नए निवेशक आए हैं पिछले 2 साल में, 3 साल में म्यूचुअल फंड्स में, SIP के जरिए, और इस पर हम चर्चा करेंगे इस इंटरव्यू में। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये जो वॉलेटिलिटी का माहौल है जिसमें काफी हद तक ग्लोबल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या आपकी एडवाइस रहेगी यंग निवेशकों को कि वॉलेटिलिटी का सामना कैसे किया जाए, क्या हथियार होना चाहिए आप? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार आपके सब ऑडियंस को, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई एम इट्स इंडीड माय प्लेजर। सो आपने ये पूछा कि ये वोलेटिलिटी का कैसे ध्यान रखा जाए, एंड मेरे ख्याल में ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा वैसा ही है जैसे आप कोई पॉन्ड को अगर आप देखें, पॉन्ड के बहुत नजदीक से देखें तो पानी में काफी उथल पुथल दिखाई देता है, लेकिन अगर थोड़ा आप दूर से देखें तो आप देखिएगा कि काफी स्टेबल है पानी। सो कहने का मतलब, एक पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा टाइम हराइजन का अगर हम लेंथनिंग करें, मतलब थोड़ा ये सोचे, थोड़ा लंबा सोचें, और लंबा इक्विटीज के मामले में हम जनरली बात करते हैं 5 से 10 साल के बारे में। अगर थोड़ा लंबा सोचे तो आप देखिएगा कि अचानक से इक्विटीज जो पहले आपको बहुत वोलेटाइल दिखती हैं, उन्होंने आपको पिछले 15-16 साल से 17% रिटर्न दिया है। So this is factual information. So on a CAGR basis. So अगर नजदीक से देखें तो काफी वोलेटिलिटी देखती है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम वो पैसा लगा के छोड़ दें कुछ समय के लिए, जो कि 5 से 10 साल है, तब देखने मालूम पड़ता है कि ये वोलेटिलिटी नहीं है, एक्चुअली काफी लंबा अच्छा रिटर्न बन सकता है। पहला तो मैं कहूंगा कि अपना टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा करना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि इक्विटीज पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली जो मैंने काम करते हुए देखा है पिछले 25 साल में, वो ये कि जो लिक्विडिटी, आप वही पैसा इक्विटीज में लगाएं जो आपको इमीडिएटली जिसकी दरकार ना हो। उससे क्या होता है कि थोड़ी बहुत मार्केट में उथल पुथल होती है तो उसमें से पैसे निकालने का जो एक डाउट आता है दिमाग में, वो नहीं आ पाता है। तो इसलिए लिक्विडिटी प्रोफाइल में उतना ही पैसा डालें जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज में रख सकें, क्योंकि उसमें आपको अच्छी खासी कंपाउंडिंग मिल सकती है। और तीसरी बात यह कि हमेशा अपने रिस्क और एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो इनहेरेंटली ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो काफी रिस्क एडजस्टेड तरीके से चलते हैं, काफी मतलब मेजर्ड तरीके से चलते हैं। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कुछ चीजों का अगर ध्यान रखें तो वोलेटिलिटी जो है इन्वेस्टिंग में काफी कम हो जाएगी। त्रिदेव, आप और आपकी टीम की शायद कलेक्टिवली पता नहीं कितने 100 साल का एक्सपीरियंस होगा,
लेकिन आजकल के जो यंगस्टर हैं, जो यंग लोग हैं, और हमने पिछले 2-3 साल में देखा कि करोड़ों डीमैट अकाउंट खुले, और काफी लोग म्यूचुअल फंड के जरिए भी आए, एसआईपी भी अब रिकॉर्ड हाइस पर है, 13,000 करोड़ के करीब मंथली आ रहे हैं पैसे। हालांकि एब्सोल्यूट नंबर में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर परसेंटेज में देखें जो अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत है। ज्यादातर लोग अभी भी बैंक डिपॉजिट और इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स में अपनी सेविंग्स लगा देते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि बदल रहे हैं लोग, इक्विटी की तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो डायरेक्ट इक्विटी वाले जो निवेशक हैं, जो ये यंग लोग हैं जिन्होंने इतने करोड़ों डीमैट अकाउंट खोले, और हो सकता है कि उनका मन करता है कि मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करूं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि कई बार ऐसे देखते हैं कि फ्लेवर ऑफ द सीजन आता है, लोग सोचते हैं कि चलिए मार्केट बढ़ रही है, घुस जाते हैं, फिर मार्केट गिरती है तो पैसे हरा के फिर इक्विटी एसेट क्लास को ही बदनाम कर देते हैं कि भाई इसमें तो बहुत रिस्क है, ये समझ नहीं आता, इसमें हमारे पैसे चले गए। तो इक्विटी में जो निवेश करना चाहते हैं, और डेली हंट के ज्यादातर व्यूअर यंग उम्र के हैं, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात की, तो इक्विटी में निवेश करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये कोई खेल नहीं है, ये कोई कसीनो नहीं है, बट ये एक ऐसा एसेट क्लास है, जैसे आपने कहा, जिसने डबल डिजिट से भी मतलब ज्यादा, कई स्कीम्स ने तो 20, 22, 25% भी पिछले 20-25 साल में दिए सालाना। तो इस पर अगर आप कुछ बता पाए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं जो इक्विटी इन्वेस्टिंग का जो लाइफ साइकिल है उसको मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। तो आपके इन्वेस्टर्स तो कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे। बस सबसे पहले अगर कोई इक्विटी मार्केट्स में नए हों तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इक्विटी फंड्स में पहले देखना चाहिए कि उसको एक वोलेटिलिटी से एक बार थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब फंड से आप कंफर्टेबल हो गए एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उसके बाद ही डायरेक्ट इक्विटी में की तरफ ध्यान करना चाहिए। और वो भी तब जबकि आपके पास इतना समय हो कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं उसको आप मॉनिटर कर सकें, उसको आप रिसर्च कर सकें। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कुल मिला के हमारे टीम में अगर आप देखें तो 500 मैन ईयर्स के हमारी टोटल टीम की रिसर्च एक्सपीरियंस है। अब ये सारा हम अपने पूरा दिन है रिसर्च में ही लगाते हैं। उसके बाद जाके हम एक फंड्स में के स्टॉक्स पिक करते हैं जो आपके लिए हम लोग लेके आते हैं। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी हम भी कभी कभी गलत चले जाते हैं। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग तभी करना चाहिए जब पहली बात तो आप इक्विटीज में के पुराने खिलाड़ी हैं, और दूसरी बात ये कि आपके पास काफी समय है वो रिसर्च करने के लिए। ये पहला एक इक्विटीज का लाइफ साइकिल की बात हो गई। दूसरी, अगर आप देखें कि मतलब जो मैंने पहले भी कहा कि 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी अगर आप कर रहे हैं। पहला तो आपका रिस्क एपेटाइट, उसको अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर नहीं तो एक एडवाइजर से बात करनी चाहिए टू कैलिब्रेट कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा है कि कम है। सेकंड, आपको सबसे पहले ये दूसरी बात ये डिसाइड करना चाहिए कि आपका टाइम होराइजन कितना है। जनरली इक्विटीज में टाइम होराइजन होना चाहिए 5 से 10 साल। छोटे टाइम होराइजन के लिए इक्विटीज में आने के लिए आने में लॉसेस हो सकती हैं। तीसरी होना चाहिए कि आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़े से कैलिब्रेटेड होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पिछले 17 साल में अगर आप पैसे मार्केट में रखें, बेसिकली 17% रिटर्न ऑन एन एवरेज फंड्स ने दिया है, कुछ जैसे आपने कहा ज्यादा भी दिया है। टाइम इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो उसमें अगर आप ज्यादा रखें तो आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कैलिब्रेट होने चाहिए। और जो चौथी और फाइनल बात मैं कहूंगा, लिक्विडिटी प्रोफाइल, विच इज आप वो पैसा इक्विटीज में ना डालें जो कि आपको 6 महीने में जिसकी दरकार हो। तो आप वो डालें जिसको आप साइड में रख के एटलीस्ट 3 से 5 साल आप चल सकते हैं। तो उसमें क्या है, उस कैपिटल को ग्रो करने का टाइम मिलेगा। जिस फंड में भी आप इन्वेस्ट करें या जहां पे भी इन्वेस्ट करें उसको अपना रंग दिखाने में काम आएगा। और ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम इक्विटीज हैव डन फिनोमिनली वेल। ये कुछ कारण है जो मेरे ख्याल से आपसे ध्यान में रखना चाहिए। त्रिदीप, जब आप और आपकी टीम
जब बैठकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं किसी भी स्टॉक में, तो कौन सी 2 या 3 चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है? हालांकि आपने एक्सप्लेन किया कि कोई अगर डायरेक्टली जाए तो बहुत चीजें हैं जो आपको रिसर्च करनी है, लेकिन अगर फिर भी कोई डायरेक्टली जाना चाहता है तो ऐसी कौन सी 2 या 3 चीजें हैं जिन पर आप और आपकी टीम बहुत ज्यादा नजर डालती है इन्वेस्ट करने से पहले? मैं आपके सामने 4 जो है ऐसे कारण रखना चाहूंगा जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जिसपे हम काफी फोकस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये कि जो फाइनेंशियली क्लीन कंपनीज हो, मतलब काफी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो अगर ध्यान से स्टडी करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मतलब एकदम क्लीन नहीं है। कुछ हद तक वहां पे कहीं पे कुछ रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है या जो भी है। तो फाइनेंशियली क्लीन कंपनीज होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम ये देखते हैं कि कंपनीज क्या सस्टेनेबली ग्रो कर सकती हैं, मतलब ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफी कंपनीज ऐसा होता है जिनका ग्रोथ फेज 2-3 साल का होता है और फिर वो ठप पड़ जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये कंपनी की ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी कितनी लंबी है। तीसरा, हम ये देखते हैं कि कंपनी की बिजनेस मॉडल जो हम कहते हैं वो कितना रोबस्ट है। इसका कहने का मतलब हम इसको आंकते हैं दो रेशियोज के चलते। एक है रिटर्न रेशियो जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी बिजनेस को गेज करने के लिए। वो रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना स्ट्रांग है इस कंपनी का, इसका हम आकलन करते हैं। और फाइनली हम ये देखते हैं कि जो शेयर हम खरीदने वाले हैं उसका हमको जो फेयर वैल्यू है उसमें कितना अपसाइड है। मतलब अगर हम आज खरीदें तो अगले 1 या 2 साल में अगर हम उसको होल्ड करके रखें तो वो कंपनी में कितना अपसाइड बन सकता है। तो ये जो पहले 3 फैक्टर्स बोले इसको मिला जुला के हम एक अपना इंट्रिंसिक वैल्यू तय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि आज का प्राइस उस इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में कहाँ है। और जब हमको कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक मिलता है तभी हम उसमें पैसे लगाते हैं। ये हमारे स्टॉक पिक करने की शैली है, पद्धति है। इससे हमें काफी मुझे पिछले 25 साल में ये फॉलो करने में काफी फायदा हुआ है। होपफुली आपके लिसनर्स या व्यूअर्स को कुछ फायदा हो सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने। एक सवाल म्यूचुअल फंड्स को लेकर है मेरा आपसे त्रिदीप। हालांकि हम कोई स्पेसिफिक स्कीम्स नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक एक मूवमेंट सी अब बन गई है म्यूचुअल फंड के प्रति। 20-25 साल लगे हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। आप जैसे लोग, आप जैसी कंपनीज, इंडस्ट्री, मीडिया, सबने काफी काम किया इस पे। अब थोड़ा एक मोमेंटम बन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ जी, हमें एसआईपी करनी चाहिए, हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कई नए निवेशक भी आए हैं और कई लोग साइडलाइन पर बैठे हैं कि वेट कर रहे हैं कि भाई अब हम निवेश करना चाहते हैं, कब करें। तो 2 मेरे सवाल हैं एक्चुअली। पहला तो यह है कि आज जो इन्वेस्ट करना चाहता है, और जैसे आपने कहा कि 5 से 10 साल का आपको होराइजन रखना चाहिए, तो हाल में हमने देखा कि 63,000 भी सेंसेक्स पार कर गया। जब तक ये इंटरव्यू एयर होगा क्या पता कहाँ होगा सेंसेक्स। लेकिन कई लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 5 to 10 years आप और आपकी टीम बुलिश हैं इंडियन इक्विटीज पर, और दूसरा सवाल कि अगर कोई नया निवेशक म्यूचुअल फंड लेना चाहता है तो कौन सी कैटेगरी आपके मुताबिक, मैं पूछ रहा हूं कि जो एक शुरुआती निवेशक के लिए, जैसे आपने कहा पहले कि थोड़ा आप एक्सपीरियंस लीजिए इक्विटी का म्यूचुअल फंड के जरिए, समझिए क्या होती है इक्विटी, फिर जाकर डायरेक्ट इक्विटी अगर आप करना चाहें आप करिए। तो ये मेरे 2 सवाल। पहला बहुत अच्छा सवाल। पहला सवाल का जवाब मेरे हिसाब से ये अगला दशक जिसके सामने हम खड़े हैं, इसमें हो सकता है 2020 से 2030 पकड़ लीजिए। मेरे हिसाब से ये इंडिया का दशक है।
इसमें दो तीन चीजें ऐसी हो रही हैं जो पिछले 10-15 साल में कभी नहीं हुई, और जो मेरे हिसाब से हमारे देश को आज जो हमारी जीडीपी देखें तो वो 5वें नंबर पे है। ये हमको टॉप 3 में ले जाने का मतलब रुझान रखती हैं। पहली बात ये कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है इकोनॉमी का, वो काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है। ये पहले 10-15 सालों में कभी नहीं हुआ, जो पहली बार देखने को आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। उसमें हम लोगों को उससे हमें लगता है कि काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, इकोनॉमी भी बेहतर करेगी, एंड मार्केट्स एज ए फॉल आउट ऑफ दैट विल डू क्वाइट वेल। सेकंड, मुझे ये लगता है कि काफी सालों बाद इंडिया में इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस, जो हम लोग कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक इंडिया के जो थीम्स हैं, जो काफी बॉटम अप हैं, जो यूनिक है इंडिया के लिए, वो जो हमारी इंडिया की थिंक टैंक है, नॉर्थ ब्लॉक कह लीजिए, वो लोग से जो आगे आ रही है, वो काफी पॉजिटिव है ओवरऑल फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर हम देखें कि अगले 3 से 5 साल या 5 से 10 साल देखें, तो मेरे को लगता है कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी आएगी। और जो कुछ इसके ड्राइवर्स जो हैं, जो एक सिक्लिकल ड्राइवर्स हैं और कुछ इसके स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हैं। सिक्लिकल ड्राइवर्स तो हमको एक जगह एक हद तक लेके जाएंगे ही, लेकिन जो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स है वो शायद हम लोगों को दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमीज में ले जाने का बल रखते हैं। तो इक्विटीज में अगर ऐसा होना हो तो इक्विटीज में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड हेंस इक्विटी एलोकेशन इन्वेस्टर्स का स्ट्रांग होना ही चाहिए। अब आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि अगर इक्विटीज में आए तो कहाँ आए। तो मेरे हिसाब से जब मैंने शुरुआत करी थी, मैंने कहा सबसे पहले आपको अपना रिस्क एपिटाइट जानना होगा। सो एक होता है लो रिस्क एपेटाइट, एक होता है हाई रिस्क एपेटाइट। अगर लो रिस्क एपेटाइट के आप इन्वेस्टर हैं, तो उनको मैं रेकमेंड करूंगा, जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हुआ या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी हुआ। ये कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये थोड़े से रिस्क एडजस्टेड फंड्स होते हैं, जो मतलब थोड़े मेजर्ड तरीके से आगे बढ़ते हैं। जिनका लो रिस्क एपेटाइट है, उनके लिए शायद शुरुआती तौर पे ये अच्छा रहेगा। लेकिन जो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका टाइम होराइजन ज्यादा होता है, 5 से 10 साल होते हैं, जिनको थोड़ा रिस्क लेना बुरा नहीं लगता, और थोड़े वोलेटिलिटी से वो ले सकते हैं, और थोड़ा सा सरप्लस कैपिटल है, तो उसमें वो सोचते हैं कि इसमें हम वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकें, हम अल्फा जनरेशन कैसे कर सकें। तो उसके लिए हम मिड कैप फंड और फोकस फंड जैसे ये दो जो कैटेगरी हैं, इसको हम रिकमेंड करना चाहेंगे एज ए कैटेगरी ओवरऑल। फ्रॉम एन इक्विटी स्टैंड पॉइंट ये उनके लिए काफी अच्छा हो। बाकी अगर आप इन दोनों में के बीच में अगर आपकी रिस्क एपिटाइट है, तो यू कैन गो फॉर अ मिक्स ऑफ दीज टू बकेट्स दैट आई पेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। पर ऐसा मेरा मानना है। मेरा जो पहला सवाल था वो मैंने आपसे इसलिए पूछा, और मैंने सिर्फ 10 साल तक मैं रुक गया, क्योंकि कई लोग सोचते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी और मैं आपसे ये सवाल इसीलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि हम बात करते हैं पिछले 25 साल में, अगर आपने 25 साल पहले 30 साल पहले ये शेयर लिया होता, ये म्यूचुअल फंड लिया होता, आप आज करोड़पति होते, मल्टीपल करोड़पति होते। तो ये सब लोग सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं अपनी जिंदगी में। किसी भी फंड मैनेजर से मैं बात करता हूं जो बहुत लंबे अवधि तक रहे, वो कहते हैं कि अगर 25 साल में 15 लाख निवेशक हमारी स्कीम में आए, लेकिन शुरू से एंड तक 100 से भी कम लोग रहे। तो लेकिन आज के जो यंग लोग हैं, अगर वो इस तरह का अगले 25 साल 30 साल के बारे में सोचे थे, तो क्या आप मानते हैं, क्योंकि अभी एक हाल में एक एक्सपर्ट ने कहा कि ये केवल इंडिया का डेकेड नहीं है, इंडिया की सेंचुरी है ये। और जैसे आपने बताया कि 5 नंबर से हम 3 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं जो शायद अगले 5-10 साल बाद हो सकता है उनके बेनिफिट आए। तो आज अगर एक यंग पर्सन है जो कह रहा है कि मेरे को लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, करोड़पति बनना है, तो क्या अगले 25 साल में भी आप इंडिया की ग्रोथ, परसेंटेज टर्म में नहीं पूछ रहा मैं स्ट्रक्चरल टर्म में पूछ रहा हूं, क्योंकि अब इकोनॉमी बढ़ रही है तो उस तरह से ग्रो नहीं होंगे, लेकिन हमने देखा कि चाइना 40 साल तक 8% से ऊपर ग्रो करता रहा पीछे। तो क्या आप मानते हैं कि अगले
अगर मैं इस 10 ईयर होराइजन को 25 तक ले जाऊं, कि जिस तरह के हमने, हालांकि हम हमेशा कहते हैं पास रिटर्न्स को आप मत देखिए, ये मिरर नहीं हो सकते फ्यूचर में, तो आप किस तरह का आप एक कैगर सोचते हैं कि अगले 25 साल में इंडियन इक्विटी मार्केट डिलीवर कर सकती जी। सो इसका आगे फ्यूचर लुकिंग एक रिटर्न केगर देने से पहले मैं एक आपको डेटा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे देश का जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, अगर आप एचडीएफसी बैंक की आप ले लें, मैं प्री मर्जर की बात कर रहा हूं, तो उसका आज के डेट में डिपॉजिट मार्केट शेयर केवल 5 से 6% है। सो कुल मिला के अगर आप इंडिया को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो हमारा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसी का मार्केट शेयर अभी भी 5 से 6% है। काफी ऐसे सेक्टर्स जो लिस्टेड स्पेस में हैं, जैसे मान लीजिए ज्वेलरी हुआ वगैरह वगैरह, जहां पर की मतलब ऑर्गेनाइज मार्केट का मार्केट शेयर अभी भी 5 से 10% के बीच में है। अगर ऑर्गेनाइज मार्केट का 5 से 10% है, उसमें से कुछ प्लेयर्स ही लिस्टेड हो, तो आगे उनके 20-25 साल जो है वो काफी ग्रोथ भरे होने वाले हैं, ये तो मानना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो दैट वुड बी माय फर्स्ट कमेंट टू से कि ओवरऑल जो आप पहले आपने शुरुआत करी, जैसे कि 25 साल पहले इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया? नहीं, आज भी लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का मार्केट शेयर 5% ही है। आज भी ओवरऑल कंज्यूमर के कुछ सेगमेंट्स में ज्वेलरी जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के मार्केट शेयर केवल 5% ही है। सो अपॉर्चुनिटी अभी आगे अगले 10, 15, 20, 25 साल में काफी ज्यादा है। तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम इन्वेस्ट करें ना, एक तो ये मैक्रो लेवल पे ग्रोथ की हम बात कर सकते हैं कि कितना इंडिया जीडीपी ग्रो करेगा, लेकिन इन्वेस्टिंग अल्टीमेटली आपने करनी होती है कंपनीज में। हमने देखना होता है कि जो कंपनीज में हम इन्वेस्ट करें वो कितने पेस से ग्रो करती है। तो वो वहां पर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए दो, उसके बिना पे आप ये सोच सकते हैं कि काफी कंपनीज आपको इंडिया के मार्केट में अभी भी ऐसी मिल जाएंगी जिसकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी अर्ली 20s या 30s में हो सकती है फॉर ए मीनिंगफुली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम अपने फंड में करते हैं, एंड आई एम श्योर अदर म्यूचुअल फंड्स भी करते होंगे, वैसे ही ऐसे ही अगर हम कुछ एक कंपनीज को साथ में जोड़ लें इन द फॉर्म ऑफ ए फंड, तो अगर आपके तो ओवर द मीडियम टर्म आपके रिटर्न्स जो है वो काफी बेहतर हो सकते हैं। सो दैट इज द पिक्चर दैट आई वुड लाइक टू पेंट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट आज भी अगले 25 साल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया रिमेन्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और इंडिया में इक्विटी पेनिट्रेशन, म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन एंड अभी कंपनीज की पेनिट्रेशन, ये तीनों काफी लो है। प्लेटूइंग ऑफ ग्रोथ इसकी चिंता ना करें। पर्टिकुलरली फॉर यंग इन्वेस्टर्स दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट 25 years इज गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट 25 years। बहुत बहुत धन्यवाद विदिप, हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए, और बहुत ही आपने अच्छी तरह से अपना पर्सपेक्टिव समझाया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने लोगों को एजुकेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपसे बातचीत होगी, और आपका एक यंग फंड हाउस है लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है, और मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं, आपको और आपकी टीम को, कि इसी तरह आप अच्छा काम करते रहें और बढ़ते रहें आगे। थैंक यू। नमस्कार।